शीतल जी, आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक बहुत सीरियस इशू है, और सबसे ज्यादा जो जो खतरनाक बात है कि इस तरह के लोगों को बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो फॉलो करता है, लाइक करता है। जैसे अभी एक, मैं उसमें भी अभी चर्चा करूंगा, भीखू मात्रे, मुंबई का डॉन, ये जब पकड़े गए और ये सब इस तरह का हेट स्पीच और ये सब कर रहे थे, तो बीजेपी के तमाम नेता, और उसमें एक का नाम ले लो, स्मृति ईरानी जी, पर भाई तुम करो करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह का संरक्षण और इस तरह की हिम्मत बीजेपी के तमाम नेता इनको खुलेआम देते हैं। तो मेरा शीतल जी, जो मुख्य बात है कि आज हम लोग पॉलिटिकल बात, ये देश का विमर्श किधर जा, क्योंकि अगर इसको रोका नहीं गया, अगर इसको किया गया, तो हम और आप आम दर्शक को क्या परोस रहे हैं, इस पे अपनी जिम्मेदारी क्या है और कैसे रोक सकते हैं? शीतल जी। देखिए, ये बीमारी पिछले करीब 20 साल, 25, 23, 24 साल हो गए तब से ये पैदा हुई है। ये पैदा की गई जब मोदी जी के ऊपर 2002 वाला कांड हुआ। उस लोमहर्षक कांड के बाद जब दुनिया भर में आलोचना हुई इनकी बहुत ज्यादा, और खुद उस समय के प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से वो सब हुआ स्वीकार्य नहीं था, राजधर्म की बात उन्होंने की। उसके बाद एक वहां कार्यक्रम शुरू हुआ इनकी छवि सुधारने का। उसके लिए इनके जो कई उद्योगपति मित्र थे, क्योंकि इन्होंने शुरू से पॉलिटिक्स में मोदी जी ने मौका मिलने के बाद एक बेसिक चीज उन्होंने अपने उसमें डाल रखी थी कि वो कैपिटलिस्ट क्लास की पॉलिटिक्स करते हैं, नाम चाहे जो दें उसको। और उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सब नीचे बाकी लोगों के लिए तो झुंझुना, और दोस्तों का एक सर्किल बनाया जो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट थे गुजराती। क्योंकि मुंबई में मारवाड़ियों के कमजोर होने के बाद, कलकत्ते के मारवाड़ियों के कमजोर होने के बाद जो उद्योगपति समूह उभरा वो गुजरातियों का था जो मुंबई में थे, और सारे कारोबारों में उन लोगों का दखल हुआ, वो आगे बढ़े और उन्होंने रिप्लेस किया मारवाड़ियों को। हमारे यहाँ का जो जिस तरह से ढांचा है व्यापार का भी, उस हिसाब से। तो उसमें से चुनिंदा जो उस समय उभर रहे थे 5-6 जो वहां के थे, उस मूल के थे, उन सबके साथ संपर्क हुआ मोदी जी का। और वो लोग इनके लिए वो इंफॉर्मेशन लाए कि यूरोप और यूएस वगैरह की कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो चरित्र निर्माण और चरित्र हनन का काम करती हैं, इलेक्शन मैनेज करती हैं, ओपिनियन मैनेज करती हैं। ये नई विधा है राजनीति की जो भारतीय लोकतंत्र के लिए उस समय एकदम बिल्कुल, ये सारे शब्द युग्म और ये सारी नॉलेज अपरिचित थी, बिल्कुल किसी को नहीं कुछ पता था। और लगभग उसी समय वहां एक कार्यक्रम शुरू हुआ जब गुजरात में उद्योगपतियों का राष्ट्रीय एक सम्मेलन टाइप होता था, और उसमें देश भर के उद्योगपति वगैरह आते थे, और उसमें एक से बढ़ के एक स्तुति वगैरह शुरू होती थी। तो उसी में सबसे पहले अनिल अंबानी ने एक बार मोदी जी को सबसे उपयुक्त पात्र बताया, 2010 या 2011 की बात है। लेकिन उस समय से ही, यानी 2004-5 से ही मोदी जी की टीम ने वहां एक पैरेलल सूचना साम्राज्य खड़ा करने का काम शुरू कर दिया था, जिसमें मोदी जी की छवि को सुधारना, चमकाना, आगे बढ़ाना, और उनके खिलाफ जहां जो कुछ भी हो उसको डाई डाउन करना, और मीडिया खरीद के मीडिया में मोदी जी की छवि के लिए समर्थन जुटाना शामिल था। शुरुआती काम ये था। ये शुरुआती काम शुरू हुआ, इसको गुजरात वाइब्रेंट गुजरात का साला तड़का लगना शुरू हुआ, और उद्योगपतियों को, आपको याद ही होगा जब बंगाल में एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन के चलते लेफ्ट की सरकार गई और एक टाटा की वहाँ कार बनाने का फैक्ट्री लग रही थी, वो वहाँ से उखड़ी वहाँ के आंदोलन से, और उसको तुरंत 3 दिन के भीतर गुजरात में सारी परमिशंस वगैरह मिल गई। तो इस तरह से उद्योगों के मामले में धारणा बना के काम हुआ कि बड़े कैपिटलिस्टों के क्लब को अपने करीब करना है, वो करने में वो सफल रहे। लेकिन ये जो दूसरा काम उन्होंने, पहले तो एक अमेरिकन एजेंसी ने उनके लिए प्रचार वगैरह का काम लिया, लेकिन फिर यहाँ उनके सलाहकारों ने उनको बताया कि आपको एक देसी पूरा नेटवर्क चाहिए जो आपकी आलोचना करने वालों को, वो जो बिक न सके हों, जो किसी तरह से डराए न जा सके हों, जिनके मालिकों को न एडजस्ट किया जा सका हो,
उनको आप कैसे मैनेज करेंगे? उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया और उस पर काम करने वाला एक तंत्र चाहिए। और गुजरात में उस तरह का तंत्र 2008-9 से निर्माण करना शुरू हुआ। वो 12 तक आके उसने एक मेनस का रूप ले लिया। रवीश कुमार वगैरह जो पत्रकार ऐसे थे जो सांप्रदायिकता वगैरह पे बात करते थे, इन सब लोगों को टारगेट करना शुरू हुआ। वो हर एक आदमी जो कभी गुजरात का नाम कहीं किसी लेवल पे ले लेता था, उन सबको हजारों लोग जो है सोशल मीडिया पे इधर उधर की बात कहने लगते। साथ ही ये सोशल मीडिया का ये सेक्शन हिस्ट्री और तमाम चीजों पर उस तरह का मटेरियल उड़ेलने लगा लगातार। इस पर उस जमाने में कैरवान ने या किसने, शायद बहल ने एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की थी कि उस समय तक 2012 तक ही देश में फ्रीलांस लेवल पे काम करने वाली लगभग हर उस कंपनी को ये लोग एंगेज कर चुके थे जो सोशल मीडिया वगैरह में, तब ये ग्रो ही कर रहा था, ये सब सोशल मीडिया वगैरह में किसी लेवल का प्रभाव डाल सकता था। ट्विटर वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे, इन सब पे राय बनाने में काम कर सकता था। 20-25 आदमियों को कहीं बैठा के उनके जरिए कर सकता था। इस तरह की बहुत सारी जो कंपनियां छोटी छोटी थी, इन सबको इंगेज करने में इन लोगों ने राष्ट्रीय लेवल पे नेटवर्क बनाया। उस समय तक और किसी पार्टी ने आईटी सेल जैसी चीज सोची? आप इस सब चीजों में तो दूसरे लोग बहुत देर में आए। 2015 में तो राहुल गांधी का अपना ट्विटर अकाउंट, आप समझिए ये लोग कितना नीचे नीचे क्या क्या हो चुका था। और जिसने 14 में वो गुल खिलाया। पूरे देश में इस तरह की कंटेंट का जाल, उस समय की सारी नौजवान पीढ़ी वगैरह जो सोशल मीडिया पे दूसरों से पहले आई, वो सब इसके शिकार हुए। और इसी वही फसल आज तक नर्सरी इनको काम दे रही है जो जहर से भर गई। मुसलमानों के खिलाफ एकाएक देश भर में घृणा फैल गई और हर चीज में उनको दोषी ठहराने वाले दिमाग जनरेट हो गए। बहुत से ऑर्गेनिक पैदा हो गए, बहुत से लोगों में जनसंघ उनसंघ के जमाने की जो ट्रेनिंग थी वो सब काम आई। सब कुल मिला के एक ऐसा वातावरण बना कि जिसने कुल मिला के एक तो नायक की छवि मोदी जी की गढ़ी, दूसरे देश में सांप्रदायिक वातावरण को फैलाने में कामयाबी हासिल की और कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करने का काम शुरू किया उसने। ये सब काम होते समय, उस समय जो बीजेपी का आईटी सेल था, तब राजनाथ सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे और एक असम के प्रदीप बोरा या कौन थे वो उसके पहले अध्यक्ष थे उस आईटी सेल के। लेकिन गुजरात का जो बीजेपी का आईटी सेल था, उसने दिल्ली के आईटी सेल को, जो केंद्रीय आईटी सेल था, इसको निर्देश देने शुरू किए। और एक स्टेज ऐसी आई कि बीजेपी आईटी सेल के प्रथम अध्यक्ष ने अल्टीमेटली, वो एक पूरा लेख है उनका, आप उस पर अभी गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, ये लिखा कि एक मॉन्स्टरस काम हो रहा है गुजरात से जिसका मैं हिस्सेदार नहीं हो सकता। ये तहस नहस कर देगा हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन को। ये बहुत ही खतरनाक है और मुझे बार बार सरेंडर करना पड़ा, इससे अच्छा मैं इससे अलग ही हो जाता हूँ। और उन्होंने उसको अपना पद से त्याग किया, फिर बीजेपी से भी त्याग किया और एक पार्टी, रीजनल पार्टी उन्होंने आसाम में बना ली थी। प्रद्युत बोरा शायद उनका नाम था। वो राजनाथ सिंह के जमाने में आईटी सेल के पहले हेड थे, बीजेपी के आईटी सेल के। उस जमाने तक था, लेकिन मोदी जी की टीम पूरे देश में सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखने वाली छोटी छोटी पैदा हो रही कंपनियों के एक बहुत बड़े जाल को अपने नेटवर्क में ले चुके थे, जिनको थोड़े थोड़े पैसे देके असाइनमेंट होते थे कि किसी को किसी पत्रकार का पीछा करना है या उसे डराना है या उसके खिलाफ उसके गालियां देनी है या उसके अकाउंट रुकवाना है। ये सब काम, बहुत तरह के क्लैंडस्टाइन काम शुरू हो चुके थे। और फिर उनमें से दूसरा उसका चरण होता था कि उनके नंबर वगैरह और वो आम कर दिए जाते थे और हजारों लोग जो है फोन कर करके देते रहते थे और धमकियां जान मारने की ये वगैरह। रवीश कुमार के साथ तो ये सब बहुत हुआ, एक समय में वो बहुत डिस्टर्ब भी इससे हो गए। और इस तरह के जितने भी पत्रकार थे, सब जो इनके प्रलोभन या उस तंत्र में नहीं फंसे थे, वो सब इसके शिकार हुए किसी न किसी रूप से, छोटे या बड़े। 14 में जब ये चुनाव जीत गए तब तो इनको खुला हस्त मिल गया और इस तरह की ये सारी एजेंसियां
अब उस नेटवर्क का, जिसको बीजेपी का आईटी सेल कहा जाता है, उसके अधीन है। इसका अरबों रुपए का, करोड़ों का नहीं, अरबों रुपए का बजट है। और इसमें वो जो मजाक में कहा जाता है 2 रुपए ट्वीट वाले, तो इन कंपनियों को पैसे मिलते हैं, वो अपना 2 रुपए में ट्वीट कराएं या 5 रुपए में कराएं, वो अलग उनके रेट से सबके। और इन सबको कंटेंट एक ठिकानों से जारी होती है। ये करने वाली एक अब तो खैर जाने किस किस चीज में, इतिहास, भूगोल, साहित्य, कला, संस्कृति, फैशन, राजनीति, सब चीज में उनका हस्तक्षेप है। आरएसएस वगैरह में जो रिसर्च के काम इस तरह के करते रहे थे, उन सबको बड़ी साइज कर दिया गया है, वो सब भी शामिल है। और एक ये बहुत बड़ा घटाटोप है, जिसमें जैसा आपने बताया कि हमारे आप जैसे अभी बहुत सामान्य किस्म के यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स जो है, ये भी निशाने पर है, ये भी मॉनिटर्ड है। इन सब के लिए भी लोग असाइंड है। आपका साइंड होंगे 10, 20, 25, वही जो गालियां लिखते हुए आते हैं, या गालियां आप नहीं लिखने देते तो दूसरी तरह से आलोचना करते हुए आते हैं। लेकिन वो कोई भी चैनल हो जो हो, सबको इंटिमिडेट करना, सब में सबको डराना, सबको या खरीदना। और इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स खरीद के नाम पर, किसी को दूसरे प्रलोभनों के नाम पर, आप देख ही रहे, बहुत सारे लोगों ने चुनाव से पहले रंगा। ये सब मिलजुल के भयानक ऑक्टोपस है जो हमारे देश के समाज में काम कर रहा है। और इसने इतना जहर बो दिया है कि हमारे हम लोगों के मित्र, वैसे वो आप कह सकते हैं कि उनका जो आचार विचार है वो कोई लेफ्टिस्ट नहीं है, रिटायर्ड हुए आईजी पद से, और उनके परिवार के लोग राजनीति वगैरह में रहे, लेकिन वो बीजेपी से टिकट के एक समय में दावेदार थे। तो हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि वो लेफ्टिस्ट वगैरह है, लेकिन एक भले आदमी है, एक सामान्य जैसे भारतीय, औसत भारतीय होते थे। और उनके चूंकि वो उनके अधीन वगैरह करते रहे, जो दूसरे धर्मों के भी हैं, उनसे भी उनके रिश्ते वगैरह रहे। तो आज उन्होंने पोस्ट लिखी, और वो पोस्ट ये कहती है कि अजीब वक्त आ गया है। अपने अनुभव उन्होंने लिखे कि भाई मैंने बकरी दे दी, इतने पे लोग मुझे गाली देने आ गए, समण जाति के हैं, अपर राजपूत हैं। और उन्होंने कहा इतने पे ही लोग मुझे समझाने और गाली देने आ गए, झगड़ा करने आ गए, इस तरह की बातें करने लगे जो मुझसे बहुत छोटे और अलग तरह के हैं। अचरज हुआ। फिर उन्होंने पूरा वृत्तांत लिखा, अपने अनुभव लिखे, उनके साथ काम करने वाले मुसलमान कर्मचारियों वगैरह से उनका क्या रहा और कैसा किसका अनुभव रहा। वो एक नॉर्मल अनुभव जिसका जो सभी का होता है। उन्होंने कहा लेकिन अब अजीब वातावरण हो गया है। तो सच्चाई ये है कि इस समय पूरा वातावरण, हम आप तो एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक पर है और उनके 10-20 हजार लोग उनका पोस्ट वगैरह देख लेते हैं। ऐसे यानी उनके यहाँ गाली देने वाले पहुंच जा रहे। इतना बड़ा ऑक्टोपस का जाल इन्होंने इस तंत्र का बिछा दिया है, जिसने इस देश के दिमाग का अपहरण कर लिया। और नतीजा यह है कि लोग ऐसी बेवकूफी भरी बातें करते हैं कि 500 रुपए का पेट्रोल खरीद लेंगे, 5000 रुपए की गैस भरा लेंगे। ये वो लोग होते हैं जिनकी जेब में 5 रुपए या 50 रुपए नहीं होते, लेकिन वो इस तरह की स्थिति। तो ये तरह की कुतर्की समाज उन्होंने गढ़ लिया और उससे हमारे राजनीतिक वातावरण को, सामाजिक वातावरण को पूरी तरह से इस दौर में निगल लिया जी। ये तो मैंने काफी कंप्लीट करिए, आपका मैं मुद्दे पे आता हूँ। नहीं कंप्लीट करें। हाँ, अब ये है कि अब चूंकि बहुत सारी राज्य सरकारें विपक्ष के हाथ है और आने वाले दिनों में अन्य राज्य सरकारें विपक्ष के हाथ जाएंगी। ये जिस तरह से राजनीतिक रूप से मुकाबला करने के लिए इन लोगों ने इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है, इन लोगों में ये समझ आए तो बहुत जरूरी है कि ये इसके लिए इससे बड़ा ढांचा बनाए और इसका मुकाबला करना शुरू करें। इतिहास को, राजनीति को, भूगोल को, आज के विमर्श को, इस सब की रक्षा करने का काम शुरू करें। ये सब काम महीनों वर्षों करना पड़ेगा, तब जो जितना नरक कर दिया गया है इसकी धुलाई हो पाएगी। तो ये काम शुरू करें। दूसरे, कानून का जहां तक रोल है, उस रोल में जो जहां जहां उस में गुनहगार ठहरते हो, कोई गैर कानूनी काम न करें बीजेपी की तरह, लेकिन कानूनी काम जरूर करें।
जो कानून का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ आप विपक्षी राज्यों में मुकदमे दर्ज करें, कानूनी कार्रवाई करें। कोई ऐसी कार्रवाई न करें जो गैर कानूनी है, लेकिन कानूनी जरूर करें, क्योंकि नहीं करेंगे तो ये जितना नष्ट कर दिया गया है इसको बचा पाना असंभव है। और इनके हाथ पैर इतने हैं कि जैसा आज एक देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक ने ट्वीट पे लिखा है, कपिल सिब्बल साहब ने, कि एक मामले में मिनिस्टर को कर्नाटक का हाई कोर्ट लिखता है कि क्या वो टॉम डिक हैरी है। मामला पोक्सो का है, देश के जिसमें आजीवन कारावास की सजा है। ऐसे मामले में कोर्ट लिखता है वो टॉम डिक हैरी हैं और उनको एंटीसिपेटरी बेल भी दे देता है, पूछताछ से भी छूट दिला देता है। दूसरी ओर दो मुख्यमंत्री वर्किंग चीफ मिनिस्टर्स जेल में हैं, तो उनके मामलों में वो टॉम डिक, उन्होंने पूछा है कि इसका मतलब ये लोग टॉम डिक हैरी हैं इसलिए जेल में है। तो हम एक अजीब परिस्थिति में है जिसमें हमारी कोर्ट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, सूचना के कब्जा कर लिया गया है, लाखों लोग पेट मौजूद हैं जो लोगों को डरा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, धमका रहे हैं। इस सब से मुकाबला करना है, इसलिए बिल्कुल एक संगठित तौर पर और कानून के दायरे में एक सक्रिय जवाबदेही तैयार करने की जरूरत है।